गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोथ इन ओवरऑल फैक्टर्स इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जब ओवरऑल तरीके से ग्रोथ हो तो उसे ही डेवलपमेंट कहते हैं। इसे आसान भाषा में इस तरीके से समझो कि किसी एक व्यक्ति या फिर कोई वस्तु या फिर किसी एक देश अगर उन्नति कर रहा है या फिर वृद्धि कर रहा है या फिर अपने आप में सुधार लाता जा रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है अपने आप में वृद्धि करने की या फिर सुधार लाने की, इस प्रक्रिया को ही डेवलपमेंट कहेंगे। अब आप समझ गए डेवलपमेंट क्या होता है। तो अब दो चीज़ें हैं डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, दो बातें। पहली क्या है, डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से वर्क करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कहने का मतलब किसी मान लो कि कोई बच्चा है जो कि स्कूल नहीं जा पाता है, तो अगर आप पूछोगे कि आपको क्या डेवलपमेंट चाहिए, तो वो तो यही बोलेगा कि मुझे स्कूल जाने दिया जाए, पढ़ाई करने दिया जाए, यानी कि उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है स्कूल जाना। अगर कोई बहुत गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए या फिर अपना जीवन चलाने के लिए, तो अगर आप उनसे पूछें कि उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो वो ये कहेगा कि मुझे बस इतने पैसे मिल जाए ताकि मैं आराम से खा सकूं और अपना जीवन बिता सकूं। तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है मनी अर्निंग। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होता है। सेकेंड चीज़ क्या है डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। यानी कि अगर किसी के लिए डेवलपमेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। इसको आप इस तरीके से समझो कि मान लो कोई एक जगह है जहाँ पर कोई डैम बनाया जा रहा है, ठीक है, डैम बनाया जा रहा है। डैम तो आप जानते हो कि अगर किसी एक जगह पर डैम बनाया जाएगा तो उससे वहाँ के आसपास के एरिया में इरिगेशन का वर्क किया जाएगा और साथ ही लोगों को पानी पीने का पानी पहुँचाया जा सकेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें डैम बनाकर की जा सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि कहीं जहाँ पर डैम बन रहा है उसके पीछे का पूरा एरिया पानी से भर जाए, ठीक है, क्योंकि जहाँ डैम बनता है उसके पीछे का पूरा एरिया एक तरह से लेक बन जाता है, झील बन जाता है। तो और वहाँ पर जिसकी ज़मीन होगी तो उसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि डैम बनने से कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नुकसान हो सकता है। इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट का जो कार्य किया जाए या फिर डेवलपमेंट हो रहा है वो सभी के लिए एक समान ही हो सकता है किसी के लिए वो फ़ायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वो नुकसानदेह भी हो सकता है। अब आप इन दोनों चीज़ों को समझ गए कि डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है और इसके कौन कौन से अर्थ निकाले जा सकते हैं। अब हम इस चैप्टर को अच्छे से समझने और अच्छे से इसको पढ़ने के लिए पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि इस चैप्टर में आपको बार बार देखने को मिलेंगे और इस चैप्टर के जो अलग अलग टॉपिक्स है उसमें इन पॉइंट्स को रख करके ही आपको समझाया गया है। तो पहले हम इन पॉइंट्स को समझते हैं ताकि इस चैप्टर को हम आसानी से और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सम पॉइंट्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तो पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच अ वे दैट ही कुड लिव अ हैप्पी लाइफ एंड फुलफिल ऑल हिज डिजायर। यानी कि किसी एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट इस तरीके से हो ताकि वो अपनी जीवन अच्छे तरीके से यानी कि हैप्पी वे में बिता सके और साथ ही साथ वो अपने जितने भी उसके डिजायर्स है यानी कि जितनी भी उसकी आकांक्षाएं हैं वो उन सभी को पूरा कर सके। तो ये चीज़ कहलाती है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब पर कैपिटल इनकम और एवरेज इनकम, यानी कि पर कैपिटल इनकम या इसको एवरेज इनकम भी कहते हैं, ये चीज़ क्या होता है? तो पर कैपिटल इनकम आपको होता है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि किसी एक देश का टोटल इनकम
डिवाइडेड बाई उस पूरे देश का टोटल पॉपुलेशन। जब इसका डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वही कहलाता है उस कंट्री का पर कैपिटल इनकम। समझ गए बात को। अब ये पर कैपिटल इनकम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, क्योंकि अलग अलग देश जब ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा देश डेवलप्ड नहीं है, या फिर कौन से देश में ज़्यादा डेवलपमेंट की हो रहा है और किस देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जब इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो ये पर कैपिटल इनकम जो ये टर्म है वो वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ ये बताता है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी कि एक देश में हर एक इंसान लगभग कितना कमा रहा है, औसतन कितना कमा रहा है, ये चीज़ ये बता रहा है पर कैपिटल इनकम। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है। अब पर कैपिटल इनकम के हिसाब से जो वर्ल्ड बैंक है इसने पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। ठीक है, टोटल 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में वैसे देश जो कि अमीर है यानी कि रिच है, या फिर कह सकते हैं डेवलप्ड है। सेकेंड कैटेगरी में वैसे देश जो कि गरीब हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। और थर्ड कैटेगरी में वैसे देश जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। इसको हम लोग विकसित, विकासशील और अविकसित इन 3 चीज़ में भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला है रिच कंट्री या फिर वैसी कंट्री जो कि विकसित है, डेवलप्ड कंट्री। तो वहाँ की पर कैपिटल इनकम अकॉर्डिंग टू 2017 कितनी होनी चाहिए, तो $12,056 US। देखो ये जो है ना वो आपको इन ईयर का, यानी कि एक साल में अगर कोई व्यक्ति $12,056 कमाता है, ठीक है, $12,056 एक साल में कमाता है। इसको इंडियन करेंसी के हिसाब से आप कर सकते हो। अभी का जो चल रहा है इंडियन और डॉलर का जो रेशियो चल रहा है वो चल रहा है $1 बराबर 75.8 रुपीज़। ठीक है, $1 बराबर 75.8 रुपीज़। तो इस हिसाब से $12,056 आपको लगभग हो जाएगा 9,13,000 के समथिंग में ये आ जाएगा। ठीक है, तो 9,13,000 रुपए अगर कोई व्यक्ति एक साल में कमा रहा है तो उसको रिच पर्सन कहा जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको रिच कहा जाएगा। पुअर में कौन आ सकता है, पुअर में कौन आएगा, तो जो वैसा कोई देश जहाँ की पर कैपिटल इनकम $955 या फिर उससे कम है, तो वैसा देश या वैसे देश के निवासी गरीब कहलाएंगे। ठीक है, तो $955 जिससे या फिर उससे कम होगा तो वो गरीब में आएगा। और इंडिया जो है वो इन दोनों के बीच में है, यानी कि उसका जो पर कैपिटल इनकम है वो रिच और पुअर के बीच में है, जो कि होता है 1820 US$। ठीक है, तो इंडिया का आप इस चीज़ को, डाटा को याद रख लेना। ये जो तीनों डाटा है ना, आप इन तीनों को याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग पर कैपिटल इनकम को निकालते हैं और उसके हिसाब से हम अलग अलग देशों को इसमें डिवाइड करते हैं। अब थर्ड चीज़ क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP क्या होता है। तो GDP क्या होता है, तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर, यानी कि एक साल में जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए उनको ही GDP कहा जाता है। इसका मतलब आसान भाषा में इस तरीके से समझो कि एक साल में किसी देश में जितना पैसा और जितनी वस्तुएं उत्पादित की गई उसे ही GDP कहा जाता है। ठीक है, एक साल में किसी देश में जितने भी पैसे, वस्तुएं या फिर सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराया गया और उनसे इनकम हुआ उसको ही GDP कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक साल में पूरे देश में जितना लेन देन का हिसाब हुआ उन सभी चीज़ों को ही GDP हम लोग कहेंगे। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, यानी कि GNP क्या है, तो GNP देखो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि देश में जितना भी आपको कहने का मतलब है इनकम हुआ, देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ और इनकम हुआ, प्लस
देश के निवासी जो कि बाहर कहीं और जाकर के रह रहे हैं उन्होंने कितना इनकम किया और अपने देश में भेजा या फिर उन्होंने कितना इनकम किया, इसको भी इसमें अगर जोड़ दिया जाए जीडीपी में तो ये बन जाता है जीएनपी। ठीक है, यानी कि जीडीपी क्या हो गया, किसी एक देश में एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ और कितनी इनकम हुई वो कहलाई आपको जीडीपी। और जीएनपी क्या हो गया, तो जीडीपी यानी कि एक साल में जितना प्रोडक्शन और इनकम हुआ प्लस उस देश के निवासी बाहर जाकर के कितना प्रोडक्शन और इनकम किए वो, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो ये हो जाता है जीएनपी। अब आप समझ गए दोनों क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। ये क्या होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था ये डेथ रेशियो के बारे में पढ़ाया था। तो ये ऐसा ही है लेकिन उससे थोड़ा अलग है। कैसे है, आप ये देखो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बोर्न इन द पार्टिकुलर ईयर। यानी कि किसी एक साल में अगर 1000 बच्चों में से, किसी एक साल में 1000 बच्चों में से वैसे बच्चे जो कि एक साल से कम उम्र के हैं मर जाते हैं, या फिर कहने का मतलब है कि किसी तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जो नंबर है वो नंबर ही कहलाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, यानी कि एक साल में मान लो कि 1000 बच्चे किसी एक देश में जन्म लेते हैं। ठीक है, और उसमें से मान लीजिए 60 या 70 इन्फेंट ऐसे हैं जो कि एक साल से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वही कहलाएगा आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, आप समझ गए क्या होता है IMR। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे लिटरेसी रेट क्या होता है। तो लिटरेसी रेट बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको भी पहले से कुछ पता होगा कि द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप, यानी कि 7 साल या फिर इससे ज़्यादा के वैसे लोग जो कि 7 साल या फिर उससे ज़्यादा एज ग्रुप के लोग जो कि पढ़ना लिखना जानते हो उनका नंबर ही आपको लिटरेसी रेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 and above एज ग्रुप इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। यानी कि 7 साल या फिर उससे एबव के वैसे सभी लोग जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं उन सभी को लिटरेसी रेट में रखा जाता है। ओके, और लास्ट जो टॉपिक है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, NAR। देन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। यानी कि 14 और 15 इयर्स के एज के जो भी बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, उनका रेशियो अगर जो कि स्कूल जा रहे हैं और 14 और 15 इयर्स एज ग्रुप के वैसे बच्चे जो कि स्कूल बच्चे जो कि पूरे देश में हैं, ठीक है, जो कि पूरे देश में, अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं तो इसे ही कहा जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। यानी कि 14 और 15 इयर्स के एज ग्रुप के वैसे सभी बच्चे जो कि पूरे देश में हैं उसका अगर रेशियो निकाल रहे हैं 14 और 15 एज ग्रुप के वैसे सभी बच्चों से जो कि उस एज ग्रुप में हैं और स्कूल जा रहे हैं, अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालें तो उस रेशियो को ही कहा जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। ओके, तो ये था डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स जो कि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं थ्रू आउट डेवलपमेंट चैप्टर को अच्छे से समझाऊंगा और उसी वीडियो में आपको अच्छे से पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए उस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको इन पॉइंट्स को समझना पहले ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये सब समझाया। आप लोग इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।